आज हमारे बीच में कृष्ण कुमार दीक्षित जी हैं जो हमें उच्चारण दोषों के बारे में बताएंगे। भाषा में उच्चारण दोष क्यों होते हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाए। तो आज हम सत्र शुरू करते हैं, हिंदी की बहुरंगी बोलियां व उच्चारण दोष। इसमें हम बहुत सारे प्रादेशिक गीतों को रखेंगे, प्रदेशों में वो भी हिंदी की जो बोलियां मानी जाती हैं उनके गीत होंगे, और उनमें हम देखेंगे कि वो किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। हम शुद्धता के पैमाने पर कुछ सवाल लेकर जाएंगे दीक्षित सर के पास और हमारे दूसरे चर्चाकार अतिथि वक्ता मोहम्मद अरशद खान जी के पास। हमारे बीच में लोकगीत गायक सहायक के रूप में आस्था दीपाली, हंसराम गुर्जर, तस्नीम कौसर और सुनीता नेगी जी रहेंगे, और हमारे बीच में मुख्य वक्ता के तौर पर श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी होंगे। भाषा में अवरोध क्यों होते हैं और उच्चारण दोष कैसे बन जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुभव का एक लोकगीत सुनते हैं जो भोजपुरी में है। नमस्कार सभी को। भोजपुरी सर एक लोकगीत है जी हाँ, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। भोजपुरी भाषा है जो हमारे बिहार में बोली जाती है। जी तो मैं लोकगीत सुना रहा। झूमे लाल लाल बन फुलवा, झूमे लाल लाल बन फुलवा, जैसे पागलों के बनवा में मोर नाचेला। झूमे लाल लाल बन फुलवा, झूमे लाल लाल बन फुलवा, जैसे गंगा जी के पानी आई लोर मारेला। नाचे ठार ठार मोरा बनवा, नाचे ठार ठार मोरा बनवा। सर 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 चले ले बैरिया की उड़ ले मोरे चुनरिया। सर 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 चले ले बैरिया की उड़ ले मोरे चुनरिया। अबुआ पर जब कूक कूक कर गाया रे कोयलिया। अयो अयो, जब बसंत के पावन झकोर मारेला। नाचे ठार ठार मोरा बनवा, नाचे ठार ठार मोरा बनवा, जैसे पागलों के बनवा में मोर नाचेला। झूमे लाल लाल बन फुलवा, झूमे लाल लाल बन फुलवा, खिल गइलन सब बाग की कलिया की आयल मस्त बिहानवा। खिल गइलन सब बाग की कलिया की आयल मस्त बिहानवा। चहु दिशा में गिरला रतनिया की धरती के 16 सिंगारवा। अयो अयो, जब कलिया की डारिया हिलोर मारेला। जब करियर की डारिया हिलोर मारेला। नाचे ठर ठर मोरा बनवा, नाचे ठर ठर मोरा बनवा, जब वसंत के पावन झकोर मारेला। झूमे लाल लाल बन फुलवा, झूमे लाल लाल बन फुलवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सुंदर। और अब हम आगे कुछ और लोकगीत सुनते हैं। अब हम एक भोजपुरी का और गीत तस्नीम कौसर का सुनते हैं। झिलमिल लहराए हो गंगा तोरी निर्मल लहरिया, धरती की प्यास बुझाए हो गंगा तोरी निर्मल लहरिया। गंगा किनारे साधु कुटी छवाए, पानी पे चंदनिया के तार लहराए। नैनन की प्यास बुझाए हो गंगा तोरी निर्मल लहरिया। कठिन कलेश मिटाए हो गंगा तोरी निर्मल लहरिया। झिलमिल झिलमिल लहराए हो गंगा तोरी निर्मल लहरिया। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर। और एक हम कुमाऊनी का और गीत सुनते हैं। झंडिया बोजू छाना बिलोरी लगला, बिलोरी का घामा लगला
बिलोरी का घाम, हाथे दातुली, हाथे रजली, हाथे दातुली, हाथे रजली लगला बिलोरी का घाम, चंदिया बाजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घाम, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रोली, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रोली लगला बिलोरी का घाम, चंदिया बाजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घाम, फूल जैसी म्यार मुखड़ी, फूल जैसी म्यार मुखड़ी, चेली तुम्हारी मैं भली भली, चेली तुम्हारी मैं भली भली, चंदिया बाजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घाम, लगला बिलोरी का घाम। और इन प्रस्तुतियों के बाद हम एक प्रश्न लेकर जाएंगे अपने अपने अतिथि वक्ताओं के पास। पहले हम एक ये कोट पढ़ते हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी उच्चारण के बारे में कहते हैं, जैसे मतवाला हाथी एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक एक पद और पदांत को अलग अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए, तो उच्चारण सही होता है। तो अरशद जी जुड़े होंगे, मोहम्मद अरशद खान जी, और मैं एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब से करूंगा। अरशद जी, भाषा और बोली में क्या अंतर है? हम जिस तरह से हम बोलियों के गीत सुनते हैं तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सुनने को भी मिलती हैं और वो थोड़ी सी भिन्नता लिए होती है। हम भाषा और बोली को कैसे समझें, कैसे जानें? ये भाषा दरअसल जब आप यूं समझ लीजिए कि कोई बोली ही जब अपना मानक रूप प्राप्त कर लेती है तो वो भाषा हो जाती है। जैसे बोली का वैसे कोई मानक रूप नहीं होता है, का क्षेत्र भी छोटा होता है, बहुत व्यापक नहीं होता है, और उसमें जो मुख्य धारा का साहित्य होता है वो नहीं होता है। अब इसी चीज को सब कुछ अगर जब आप विस्तृत कर देते हैं कि क्षेत्र भी व्यापक हो जाए, जैसे एक दौर में ब्रज एक बोली है लेकिन मध्यकाल में उसको ब्रज भाषा कहा गया। उसकी वजह यह है कि उसमें न केवल ब्रज के वासी जो थे उन लोगों ने, ब्रज के रहने वालों ने साहित्य रचा, बल्कि उसमें उन लोगों ने भी साहित्य रचा जो ब्रज के रहने वाले नहीं थे। तो यानी काफी व्यापक क्षेत्र था और उस दौर के मुख्य धारा का साहित्य भी ब्रजी में ही रचा जा रहा था। और इसके अलावा जो उसने एक तरह की मानकता भी हासिल कर ली थी, तो इस कारण जो है वो ब्रज बोली ना होकर उस दौर में भाषा कहलाई। यही अवधि के साथ भी है कि अवधि बोली ना होकर भाषा कहलाई। तो बोली का क्षेत्र थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें शब्दों की मानकता नहीं होती है और उसमें शब्द को तोड़ मरोड़ कर भी बोला जा सकता है। कुछ लोकल शब्द उसमें ज्यादा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं जो उस क्षेत्र विशेष के लोग समझते हैं। तो और जबकि भाषा जो है वो थोड़ा सा उसको एक मानक संस्कृत रूप दे दिया जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे एक जंगल है तो एक वाटिका बना दी, जब वाटिका बना दी जाती है तो वही भाषा हो जाती है। उसमें सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका व्याकरण निश्चित हो जाता है, ध्वनियां निश्चित हो जाती हैं, ये सारी चीजें, तब वो भाषा कहलाने लगती है। मैं एक दीक्षित जी से एक और सवाल करूंगा। अरशद जी ने बताया कि भाषा का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, उसमें साहित्य काफी लिखा जाता है, लोगों की रुचि होती है उसमें लिखने की। क्या इसको हम पैमाना बना सकते हैं कि जितनी भी बोलियों की एक लिपि हो हम उसको एक भाषा के अंतर्गत मान लें? जितनी भी छोटी छोटी बोलियां हैं अगर वो एक ही लिपि माध्यम का प्रयोग करती हैं तो वो भाषा मान ली जाए। जितनी भी छोटी छोटी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां हैं, मगही, बघेली,
तो वो लिपि के तौर पर अगर अपना लेती हैं नागरी को, तो क्या ये आधार सही रहेगा दीक्षित जी? देखिए, हमें पहले, जैसे अरशद भाई ने कहा, बिल्कुल सही है कि बोली अलग है और भाषा अलग है। जब बोली बहुत प्रचलित हो जाती है और उसमें कुछ लिखित साहित्य होता है, प्रकाशित होता है, जब वो व्यापक हो जाती है तब उसमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और उसके बाद वो भाषा का रूप लेती है। जैसे संस्कृत के पहले पाली और प्राकृत ये भाषाएं, बोलियां थी, और जब इनको काफी इसमें साहित्य लिखा गया, इनका संस्कार किया गया, इनका कल्चर किया गया, तो संस्कृत बनी। संस्कृत कभी भी जन सामान्य की भाषा नहीं रही, लेकिन उसके जब पाणिनि ने उसके अष्टाध्यायी लिखी और उसके सूत्र बना दिए तब संस्कृत हो गई। इसी तरह हिंदी के साथ भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, ये सब बोलियां हैं। इन बोलियों को जब एकत्र करके इनका कुछ व्याकरण बना के कुछ स्टैंडर्ड कर लिया गया, तब जाके हिंदी भाषा को हम कह सकते हैं। यूं कह लें कि ये जितनी बोलियां हैं इनमें रीढ़ की कमी होती है। लचीला जैसे केचुआ है, उसको आप किधर से मोड़ दीजिए वो केचुआ बना रहेगा, लेकिन जो अस्थि वाली बात है, आदमी है, वो उसकी अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो बोली में जब हम अस्थि लगा देते हैं, रीढ़ की हड्डी बना देते हैं, तब वो भाषा बन जाती है। जो आपका ये प्रश्न है कि अगर बोलियां एक ही लिपि का प्रयोग करती हैं, हाँ, एक ही लिपि में लिखी जाएं तो काम नहीं चलेगा। पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन उसके अर्थ के लिए अलग अलग हमें अर्थ लेना। जैसे नेपाली है, नेपाली देवनागरी में लिखी जा रही है, आप हिंदी भाषा को रोमन में लिख सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं आप। और शारदा लिपि एक है, इस तरह की कई लिपियों में, लेकिन एक आसान तो हो जाएगा, लेकिन एक रूपता नहीं रहेगी। पढ़ने के लिए आपको उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, उसका क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा, इसमें व्यापकता रहती है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा इसमें। एक सामान्य से सवाल का उत्तर जो सबसे पहले मन में आता है उसका हमने जवाब लिया, और अब हम कुछ और थोड़ी सी लोकगीतों का आनंद लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। झूला चढ़े तो डर लगे वो सहेली, झूला चढ़े तो डर लगे वो, मन दूरो दूरो भागे वो, धीरे धीरे झूला दे, धीरे धीरे झूला दे, सहेली मारी झूला दे, धीरे धीरे झूला दे। ये क्या गाया था आपने, कहाँ का है, क्या है? थोड़ी सी बातचीत। सर ये मालवा का एक लोकगीत है और ये मेरे दादाजी श्री सिद्धेश्वर जी सेन द्वारा लिखित है। एक लड़की जब तरुण अवस्था में आती है और जब वो एक नयापन महसूस करती है 16 वर्ष की 14 वर्ष की आयु में, वो उस उम्र का एक जो भाव है उसके अंदर वो इस गीत में आपको पता चलेंगे कि वो क्या महसूस करती है। सहेली झूला चढ़े तो डर लागे वो, सहेली झूला चढ़े तो डर लागे वो, मन दूरो दूरो भागे वो, धीरे धीरे झूला दे, धीरे धीरे झूला दे, सहेली मारी झूला दे, धीरे धीरे झूला ये मालवा का लोकगीत, सहेली मारी झूला दे, धीरे धीरे झूला दे, धीरे धीरे झूला। और अब हम राजस्थानी लोकगीत का आनंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आनंद हर बोली का। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में हुआ था। और हम ये देख भी रहे हैं कि लोकगीत का हिंदीकरण बहुत जल्दी हो जाता है, उसका देसीपन अलग होता है। ये
राजस्थानी में है, मोरनी बागा में। मोरिया एक और राजस्थानी का छोटा सा चल्ले चल्ला चल्ला रे। चल्ला चल्ला रे, जोर से चल्ला चल्ला रे, चल्ला चल्ला रे, चल्ला चल्ला रे, कलवरिया गाड़ी होले होले, गाड़ी होले होले, अंजन की सीटी में भर के ये छोटी छोटी झलकियां हैं जिससे ये पता चले कि ये किस तरह से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। इंजन को अंजन बोलते हैं। और एक भेले नंद के ललनवा, थोड़ा सा ये भी गीत सुनते हैं, मैथिली लोकगीत है। और फिर इसके बाद सवालों का सिलसिला। बहुत दिनाना पर, बहुत दिनाना पर एलै शुभ दिनमा से सुनु बहिना, से सुनु बहिना, भेलै नंद के ललनमा से सुनु बहिना, भेलै नंद के ललनमा से सुनु बहिना, भेलै नंद के ललनमा। बहुत दिनाना पर, बहुत दिनाना पर एलै शुभ दिनमा से सुनु बहिना, से सुनु बहिना, भेलै नंद के ललनमा से सुनु बहिना, भेलै नंद के ललनमा से सुनु बहिना, भेलै नंद के ललनमा। एक और सुनते हैं भोजपुरी विरहा। क्या बात है? वर्तमान का युग ऐसन बा, दिल में ही है बसावा, ही है बसावा, दिल में ही है काहे बदे। अरे सरकारी अभियान न भूलई, सरकारी अभियान न भूलई, साक्षरता अपनावा, कलमिया काम न दे ये भैया रसनाई के बिना। हम थोड़े और गीतों का आनंद लेंगे, लेकिन साथ में हमारा सवालों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो अरशद जी, इतनी सारी बोलियों को अपने में समोल लेने वाली हिंदी भाषा को कैसे एक बोली, यानी खड़ी बोली जिसमें हम बातचीत करते हैं, शुद्धता पैमाने के कहने से हाँक सकती है ये खड़ी बोली? हाँ, ये हिंदी भाषा का सौंदर्य भी है और कहीं कहीं ये हिंदी के लिए समस्या भी है। खास तौर से अभी कुछ वर्षों पहले एक हिंदी के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कह दिया था, हालांकि वो पूरे भारतीय भाषाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाषा अगर राष्ट्रभाषा किसी एक को घोषित किया जाता है तो वो जो सौंदर्य है बोलियों का, भाषाओं का, वो खत्म हो जाएगा। उसकी बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन बात उनकी किन्हीं न किन्हीं अर्थों में सही थी।
अभी भी आप देखिए कि जैसे मैथिली तो 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी है, भोजपुरी, राजस्थानी ये सब प्रयासरत हैं भाषा के रूप में। तो मेरे ख्याल से भाषा जो मानक भाषा है वो तो हिंदी रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये बोलियां जो हैं वो अपने रूप में रहनी चाहिए। और खास तौर से इसको ऊपर सरकार को थोड़ी सी ऐसी नीति बनानी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी बोलियां मिटती चली जा रही, समाप्त होती चली जा रही। कुछ इस तरह से अब जैसे नई शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा सा बोलियों पर भी जोर दिया गया है ताकि उनको बचाए रखा जाए, उनका सौंदर्य बनाए रखा जाए। और साथ साथ मानक भाषा की जरूरत तो पड़ेगी ही, मानक भाषा की जरूरत है और वो खड़ी बोली ही कर सकती है। जैसे आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये बोली जो है इसने मानकता का रूप लेना आरंभ किया और मानक रूप बनकर उभरी, पूरे देश की भाषा एक तरह से बनकर उभरी। तो बोलियों का सौंदर्य अपनी जगह पर है और वो होना चाहिए, और वो हिंदी में समाहित होकर भी रह सकती हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। और दीक्षित सर, आपको क्या लगता है? देखिए, बात बिल्कुल अरशद भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि बोलियों का अपना सौंदर्य है। और राष्ट्रवाद, एक कवि ने लिखा है कि प्रांत के चलते रहें प्रलाप, हमारा राष्ट्रगीत हो एक। जिस प्रकार हर प्रांत के अपनी अपनी सिद्ध करते हैं कि, लेकिन राष्ट्रगीत एक ही होना चाहिए। इसी तरह हिंदी भाषा का जो व्याकरण सहित है वो एक भाषा हो जिसको अमीर खुसरो जी ने सबसे पहले हिंदी भी लिखी थी। और लखनऊ और मेरठ के आसपास की जो बोली है उसको हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। लेकिन किसी रूप में बोला जाए, अगर उसमें कुछ प्रत्यय और उपसर्ग ये अगर लगा दिए जाएं तो वो बोली हो जाती है। एक बड़ी खराब स्थिति चल रही है कि हर भाषा, हर बोली अपने को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की बात कर रही है। इससे हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो जाएगी और हमारी हिंदी को राष्ट्र, पूरे विश्व में सम्मान नहीं मिल पाएगा। भोजपुरी, ये बात दूसरी है कि भोजपुरी और बुंदेली ब्रज भाषा में साहित्य बहुत ज्यादा प्रचलित है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्याकरण उतना स्थायी नहीं है। अच्छा, जैसे भोजपुरी में है, क्रिया का विकार नहीं आता, इसमें क्रिया में लिंग का विकार नहीं आता। एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे हिंदी में आप कहेंगे बकरा चरता है और उसको कहेंगे बकरी चरती है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि बकरा पुल्लिंग है जिसे चरता शब्द आएगा, बकरी स्त्रीलिंग है इसलिए वो चरती आएगा। लेकिन भोजपुरी में ये शिथिलता है, आप कहेंगे बकरिया चरत बा और बकरवा चरत बा, तो चरत बा में क्रिया में विकार नहीं आया, इसलिए भोजपुरी बोलना आसान है। और आजकल भोजपुरी 36 देशों में बोली जा रही है। तो भोजपुरी एक तरह विश्व भाषा इसी व्याकरण की कमी की वजह से। दूसरा, शब्दों की शिथिलता बहुत अच्छी है, जैसे उसमें ध्वनिनुप्रास बहुत ज्यादा भाषाओं में आ जाता है। जैसे भोजपुरी का एक छंद है, गुरिया मारी उन्ना नजरिया जियरा लाहा लोट हुई जाए, तो लाहा लोट शब्द आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कवि का अपना निश्चित है, वो अपने शब्द बना सकता है, शब्द गढ़ सकता है। लेकिन हिंदी में अगर आप गढ़ेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि कहाँ से लाए आप शब्द, ये इसका डिक्शनरी में क्या मीनिंग है। ये तो बात है। तो शब्दों की सरलता, शब्दों की, अच्छा, दूसरा, शब्दों में कमी के कारण भोजपुरी भाषा बोलियों में हम ये कर लेते हैं कि उसमें ध्वनि को तीन बीमाओं में बहुत जोर से, जैसे बोरा शब्द है तो बोरा का मतलब खाली भी हो सकता है, लेकिन जब आप बुंदेलखंडी में ब्वारा कहते हैं, ब्वारा का मतलब है कि बहुत बुरी तरह वो बोरा भरा हुआ है। ये जो विविधता है ध्वनि के कारण, ये हिंदी साहित्य में नहीं है, इसलिए हिंदी कहीं ना कहीं बोलियों के से पिछड़ जाती है। इस पिछड़ेपन को हमें दूर करना है। दूसरा शामिल करिए। दूसरा सबसे बड़ा है, प्रतुल जी ये न मानिएगा, जो दिल्ली में साहित्यकार बैठे हुए हैं, बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, ये जितनी योजनाएं हैं, जितने पुरस्कार हैं, सब अपना ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में बैठा हुआ साहित्यकार, मालवा का साहित्यकार, पटना में बैठा हुआ भी भोजपुरी का साहित्यकार, मिथिला में बैठा हुआ मिथिला का साहित्यकार, इन हिंदी साहित्यकारों को कोई पुरस्कार नहीं मिला जाता। और एक ने तो गुस्सा होकर लिखा तुलसीदास के लिए कि तुलसी यदि इस युग में जन्म लिया होता तो हो जाती छीछा लेदर अच्छी खासी, अवधि में कविता करते कहलाते गंवार, होते ज्यादा से ज्यादा तुम चपरासी। तो भोजपुरी की हालत ये, अवधि की हालत ये है। तो कृपया जो कुछ पुरस्कार हैं, जो योजनाएं हैं, वो उपभाषाओं और बोलियों को भी दें, तभी ये इसका प्रसार हो पाएगा। बहुत सुंदर। अब गीतों का थोड़ा सा और आनंद लेते हैं।
बोलियों के गीतों का। और तो एक प्रस्तुत है काले काले हैं बाल, सोहर गीता पांडे का है। अब चलते हैं छठ गीत कांच ही बांस की बागिया, एक झलक इस गाने की भी। कांच ही बांस अच्छा दीपाली। के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछे ना बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। और ये सुंदरता है गीतों की, लोक गीतों की। एक गीत और सुनते हैं फिर। अरे मैंने छोरे ब्यालिए चारे, परे बहू न मन की आई। अरे मैंने छोरे ब्यालिए चारे, परे बहू न मन की आई, परे बहू न मन की आई, परे बहू न मन की आई। अरे मैंने छोरे ब्याले चारे,
चलिए देखते हैं जो लोकगीत हैं उनमें विषय, छंद, गीत, सामाजिक सरोकार और हास परिहास भरपूर मिलता है और तभी ये इतने मज़ेदार लगते हैं और हिंदी को समृद्ध करते हैं। तो साथ ही साथ एक सवाल और दीक्षित सर आपसे, अगर किसी जगह के लोग किसी कारणवश किसी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते और उस अमुक ध्वनि के बजाय उसके समीप की कोई अन्य ध्वनि बोलते हैं तो क्या वह भाषागत विकृति मानी जाएगी, उच्चारण दोष कहा जाएगा? प्रतुल जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो ध्वनियां हैं वो स्थान विशेष से उनका उच्चारण निश्चित रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वातावरण में जो ध्वनियां व्याप्त होती हैं उन्हीं का हम अनुसरण करते हैं। जैसे उत्तर भारत में यहाँ पर जंगल हैं, पेड़ हैं और हवा चलती है, तो हवा पत्तियों से जब टकराती है तो सर सर की ध्वनि होती है। उसमें सबसे ज्यादा पूर्ण सा और अर्धरा होता है। इसीलिए हमारी बोली में, उत्तर भारत की बोली में 3 प्रकार के सा हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और साधारण सा, और 4 प्रकार के अर्धरा हैं। रेफ है, री की मात्रा है, अर्धरा है, पूर्णरा है। इनके लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। जब हम पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ काफी ऊंचे पेड़ रहते हैं और आदमी जब नीचे रहता है तो वहाँ जो सर सर की ध्वनि है वो सर सर की ध्वनि नहीं सुनाई देती, वहाँ शीटी की ध्वनि सुनाई देती है। तो वहाँ सिर्फ एक ही प्रकार का रहा है पहाड़ में, कुमायूं में। तो वहाँ जो कुमायूं के रहने वाले हैं वो साधारण सा और मूर्धन्य सा नहीं बोल पाते, वो सिर्फ तालव्य, सिर्फ सीटी वाला सा बोलते हैं। इसीलिए बार बार कहेंगे शाब में शाब, शाह 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 शाह, उनके बारे में ऐसा लगता है। लेकिन वो उनका दोष नहीं है, उनका दोष ये है कि वो ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां उस शब्द की व्यापकता नहीं है। इसी तरह अब जब हम कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर के लोग आधे अक्षर नहीं बोल पाते। वो कहेंगे क्रिकेट, क्रिकेट नहीं कह पाएंगे, क्रिकेट कहेंगे। क्रिकेट एक व्यंग्य रचना है कि मालिक थे पंडितदास, पूछते थे क्रिकेट क्या सकोर था, तिलक नगर में एक सिलक सटोर था। तो ये जो अर्धाक्षर बोलने की प्रवृत्ति है वो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरह उत्तर भारत से जब आप पूरब की तरफ चलेंगे तो जबान टेढ़ी होने लगेगी। इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते जबान में गड्ढा होने लगेगा और का कर लू जाओ तो मुंह गोल होता है और जबान टेढ़ी होने लगती है। बिहार तक पहुंचकर बंगाल तक वो जमीन में आ जाए। तो ये है, जैसे आप किसी बिहारी भाई से कहेंगे कि गाजियाबाद कहो तो गाजियाबाद ना कहेगा, गाजियाबाद कहेगा, गा बड़ा बोलेगा नहीं। हमारे बोलने में भी हम उत्तर भारत के लोग हैं, आधा शुरू में सा नहीं बोल पाते, श्लेष नहीं बोल पाएंगे, हम लोग श्लेष कहेंगे। बिहार के लोग 11 नहीं बोल पाएंगे तो कहेंगे 11 ई लगा। और मध्य प्रदेश के लोग ऐ की मात्रा नहीं बोल पाते, उनको बैल कहना है तो कहेंगे बेल, मनी बैग के मनी बैग कहेंगे। या तो ये जो भूगोलिक हैं इनसे तो हमें कोशिश करना पड़ेगी कि उन बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जाए ताकि एक व्यापक स्टैंडर्ड रूप में आ जाए, लेकिन वो पूरी तरह नहीं आ सकता क्योंकि भूगोल का कारण है। अंग्रेजी में भी जो साइलेंट शब्द आया है, जैसे आप नॉलेज लिखते हो और लिखते कनऊ लदगे लिखते हैं और पढ़ा नॉलेज जाता है, तो वो एक भाषा के बोलने वाले जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो कुछ शब्द साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में मुखर हो ही नहीं पाता। इसके लिए हमें उच्चारण के लिए एक कोई मानक उच्चारण बनाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें केवल 70-80% तक सही हो सकते हैं। पूरा मानक उच्चारण बन नहीं सकता क्योंकि ये भौगोलिक व्यापकता है। और व्यक्तिगत जो उच्चारण दोष हैं उनको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन समूहगत और भौगोलिकगत जो उच्चारण दोष हैं वो ठीक नहीं हो सकते। चलिए कुछ गीतों को और आनंद लेते हैं, फिर चर्चा एक बार और बढ़ेगी आगे। झूला गीत एक ब्रज का है, झूला तो परी गए अमुआ के डाल पैजी, ये एक बहुत पुराना ब्रज का लोकगीत है, वो सुनते हैं। झूला तो
पाना के तारा ये तारा ला छोड़ी के पाना जो हमारे दिल में डर बैठे हैं वो हटना मुश्किल होगा क्योंकि छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं राजा के सामने हम कुछ नहीं कह सकते और ये तरीका की लड़ाई होती रहेगी तो आने वाले परले आगे ना हो जाए भाई अरे सोना के सामने या भागा पूरा नहीं रखेगा वो भैया करो बोला भाई ये देनी डर लगा तेरा ऐसे डर बोला भाई ये देनी डर लगे भैया ये कहानी सुना किस्सा गोई का एक अंदाज था तीजन बाई का छत्तीसगढ़ी शैली में। एक हड़ौती लोकगीत बोल पंछीड़ा रे गयो रे वावाई रे राग में रम गयो रे पंछीड़ो बोल पंछीड़ा रे बोल पंछीड़ा अरे पाटन की पेड़िया पे भगतन ना जागी पंछीड़ो राग में रम गयो रे भाई लो राग में रम गयो रे साचाई रे राग में रम गयो रे पंछीड़ो। ये हड़ौती लोकगीत का था एक झलक। पानी देना गजी चला देख घड़ियो पानी देना गजी पानी तो भरण मन मारई पानी तो भरण मन मारई परित जनीड़ा पैसा लगी परित सकटिया पैसा लगी घड़ियो पानी देना गई पानी तो भरण मन मारई मारे पानी तो भरण मन मारई परित जनीड़ा पैसा लगी परित सकटिया पैसा लगी मन मारई दूध डोले मन मारी ये देखा कि राजस्थानी में जो ध्वनियों का एक झंकार है वो संगीत में घुल मिल जाती है। आशा जी, सही उच्चारण के लिए किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, भाषा में तो चीजें तय होती हैं जी। जैसे हिंदी का की जो आप देवनागरी लिपि देखिए तो उसमें जितनी भी ध्वनियां हैं, हमारी भाषा में हिंदी की जितनी भी ध्वनियां हैं उनको बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हमारी लिपि में लगाया गया है कि कंठ ध्वनि है और तालव्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। हाँ, इन सबको बड़ा सिस्टमेटिकली लगाया गया है कि चूंकि हम जब बोलते हैं तो जो भीतर की वायु बाहर निकलती है उसी से सारा उच्चारण होता है। तो सबसे पहले उन ध्वनियों को दिया है जो सबसे नीचे से हमारे निकलती हैं, उसके बाद फिर वो धीरे कंठ में आई, फिर तालु में आई, फिर मूर्धा में आई, तालु में आई, और उसके बाद फिर ओष्ठ में दंते और ओष्ठ सबसे अंतिम होता है। जैसे कबीर दास का वो दोहा होगा कि तुलसी माँ के कहत ही, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनि आवे पावत नहीं देत मकार की वाण। तो उसमें ओष्ठ ध्वनि का कितना सुंदर उन्होंने बताया कि जब हम कहते हैं रा तुम्हारा मुंह खुल जाता है और सारे पाप हमारे निकल जाते हैं, और माँ कहते हैं तो वाल्व की तरह वो बंद हो जाता है, बाहर की चीजें आने नहीं पाती। तो जितनी बार हम राम नाम लेते हैं उतनी बार हम पवित्र होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे उर्दू की ध्वनियां आप देखिए तो उसमें जा जो है वो 4-5 तरह का होता है। जीम होता है, जाल होता है, ज्वाद होता है, जोए होता है। तो ये सब ध्वनियां, इनके सबके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं, और अगर कायदे से उन उच्चारण स्थानों के बारे में जान लिया जाए और सही ढंग से, जैसे भाषा विज्ञान में तो इसी का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा अक्षर जो है वो किस स्थान से उच्चारित होगा। तो अगर वो ये सिस्टम सही से पता, और ये चीजें जैसे अरबी में आप देखिए कि जो बच्चों को सिखाया जाता है, मौलाना लोग सिखाते हैं, तो वो बच्चों को बाकायदा सिखाते हैं कि
आप ज़ात बोलेंगे तो आपको जुबान गोल करनी है और यहाँ हलक से ध्वनि निकालनी है। इस वजह से आप देखिए कि उसमें जो कुरान पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने का अंदाज जो है उनका, वो जो पढ़ते हैं उनका अंदाज एक अरब का आदमी रहने वाला पढ़ेगा, उनका अंदाज बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि उनके उच्चारण स्थान एक जैसे होते हैं। तो थोड़ा सा उच्चारण स्थानों का अगर ध्यान रखा जाए कि कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, अगर उस रूप में उच्चारित किया जाएगा तो वो बिल्कुल सही रहेगा। सिर्फ स्थान को ध्यान रखने की जरूरत होती है। दीक्षित सर, बोलने में लापरवाही के अलावा किन किन कारणों से ये उच्चारण दोष आ जाते हैं? हम ध्यान नहीं रखते, मतलब लापरवाही बरतते हैं, तो और कौन से कारण है कि उच्चारण दोष होता है? देखिए, उच्चारण दोष तो एक इसके जो अंग दोष हैं उसके कारण भी हो सकता है, किसी का गला खराब हो, किसी का होठ खराब हो, लेकिन इसके अलावा जो दो उच्चारण सबसे ज्यादा दोष जो आता है उस व्यक्ति की लापरवाही से आता है। वो करता क्या है, दो सिद्धांत हैं, मुख सुख और दीर्घ लाघव। तो मुख को सुख मिले और करने में उस शब्द के उच्चारण में, देखिए दो सिद्धांत हैं, एकेडमिक सिद्धांत हैं कि एक तो है मुख सुख का नियम। लोग सोचते हैं कि उसको कहने पे मुख को सुख मिलना चाहिए, आराम। और अगर बहुत उच्चारण कठिन है, जैसे प्रत्युत्पन्न मतित्व कहना है, तो इसको कहने में बड़ा जवान को, होठों को, दांतों को, तालू को मिलाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आदमी उसको प्रत्युत्पन्न मतित्व को ना कह के प्रत्युष्म कह देगा, प्रत्युष ना कहना पड़ेगा तो परसूत कह देगा। तो एक तो ये उच्चारण दोष है, वो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता और आसानी से अपने भाव व्यक्त करना चाहता है। तो आधे से अधिक उच्चारण दोष तो मुख सुख के कारण होते हैं कि मुख को सुख। दूसरा दीर्घ लाघव, लंबा प्रयत्न न करना पड़े और काम में कम चल जाए। इनके दोषों के निस्तारण के लिए हमें बच्चे को लालच और दंड का विधान करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसको बता दिया जाए कि अगर तुम शाह को शाह कहोगे, शाह को सा कहोगे तो तुम्हें 2 बेंत पड़ेंगे। अगर आपने उसको बचपन में 2 बेंत लगा दिए तो जिंदगी भर वो उच्चारण गलत नहीं करेगा, और आपने उसको माफ कर दिया तो वो गलत बोलने लगेगा। या उससे कहिए कि ये कठिन कविता है, अगर तुमने इसको सही उच्चारण से पढ़ दिया तो हम तुमको मिठाई खिलाएंगे। संस्कृत में कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं कि उनका उच्चारण इतना अच्छा था कि पब्लिक समझ ही नहीं पाती थी। तो सरस्वती के पास गए, देवी के पास, कि देवी माँ मैं क्या करूं, मैं सही बोलता हूं और लोग इसको समझ नहीं पाते, मेरे बारे में हंसते हैं। तो देवी ने कहा, सरस्वती जी ने, कि तुम दही खाओ और कुंदरू खाओ। कुंदरू एक सब्जी होती है जिससे बुद्ध कुंद होगी और दही खाने से तुम्हें शांति मिलेगी। तो बहुत ज्यादा उच्चारण शुद्ध हो जाएगा तो लोग छोड़ने लगेंगे। इसलिए मध्यम मार्ग जरूरी है, थोड़ा सा उच्चारण गलत भी रहे तो चलेगा। तो इससे जुड़ा एक सवाल पैदा होता है कि हिंदी जो भाषा है वो तद्भव शब्दावली वाली भाषा है, तो वो क्या मुख सुख का समर्थन करती भाषा है? तो मतलब मुख सुख भाषा कभी मुख सुख का समर्थन नहीं करती। भाषा तो है मुख सुख से अलग होके चलती है, लेकिन ये मानव मन है जो मुख सुख को चाहता है। अगर उस शब्द के 4 पर्यायवाची हैं, जैसे वायु है, पवन है, विभंजन है, प्रभंजन है, तो आप प्रभंजन नहीं कहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो वायु कह देंगे, क्योंकि वो बोलने में आपको आसानी लगती है। ये मानव मन की विकृति है, इसको रोका नहीं जा सकता। विकल्प भाई से पूछ लीजिए, उनका बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं बता दूं, असद साहब शाहजहांपुर से आते हैं और शाहजहांपुर की हिंदी, हरदोई के पास का जिला, मैं हरदोई गया हूँ, वहां के लोग रा नहीं बोलते। रा बीच में जो रहती है, चूंकि हिरण्यकश्यप की राजधानी थी और राम के विरोध में उसने कहा कि रा अगर कोई बोलेगा तो उसको जान से मरवा दिया जाएगा। तो अब भी जो हरदोई और शाहजहांपुर के लोग हैं वो बोलते हैं हरदोई कहेंगे, हरदोई न कह के उसके बाद का जो शब्द है डबल कर देंगे। कचहरी ने कह के कच्ची कहेंगे, उड़द न कह के उद्द कहेंगे। तो ये मुख सुख है, और वो अरशद साहब बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। और उनके जो परिवार के लोग हैं जो देहात में रहते हैं, वो अब भी रा नहीं बोलते हैं। अरशद खान जी, तो हम रा नहीं बोलते। बिल्कुल सही कहा, हरदोई ही बोलते हैं। हरदोई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोग हरदोई के लड़कों को चढ़ाने के लिए कहा था
उद की दार फुद फुद, उद की दार फुद, उड़द की दाल फदर फदर चुर रही है, तो इस तरह वो बोलते थे। तो ये दोष है, इनको सहन कर लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। हाँ, कुछ और सवाल, कुछ प्रस्तुतियां और देख लेते हैं, आनंद लेते हैं। और तस्नीम कौसर जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक कबीर का भजन थोड़ा सा सुनते हैं, समुंदरा मोती रे। और वाह में वाह पांडवानी छत्तीसगढ़ी का एक लोकगीत। मजावत रहे रागी, तब भीम जब जंगल में रेंगे रागी था, अलवा जलवा नहीं चले। गर्जत कहे कोई वीर हो तो सामने आओ, अरे कंधा में गदा लेके या मढ़ोरा चढ़ना लागे, या मढ़ोरा चढ़ना लागे। गदा लेके जब गरजे तो जंगल के शेर भालू मन के भागो रे, भागो रे। तो कोनो कहे का हो गए, अगा कुंती के बघवा ढीले गे हावे भागे, अगा कुंती के बघवा ढीले गे ना भागे। रागी कुंती के बघवा आगे की के जंगल के शेर भालू मन भागत रहे। जंगल में शोर शराबा देख के हनुमान जी दुर्हल देखे कौन आवत रे, काकर बलहा बार गए। पहाड़ में चढ़ के वीर हनुमान नजर उठा के देखा लागे, नजर उठा के देखा लागे। रागी हनुमान जी नजर उठा के देखिस ना तो नान चुन भीम रहे, अते घमंड हो गए है। और तब ओकर घमंड ला उतारे खातिर हनुमान जी का करे, रागी बुढ़वा बेंद्रा के रूप ला धर के अगा मारग में जाके बैठे ना भागे, भैया मारग में जाके बैठे ना भागे। नागपुरी लोकगीत। ये खोटा एक भाषा है जिसमें नामा में हमरो अकाल हो, बाँचा लेना कोनो खुद कनमा, ए हो कैसे बाँचवे मनमा, ए हो
कैसे बाँचबे मन मा। अरे कते जे उपास कर लो कते जे परब हो, तयो नाही देतवा के हमर पर दर्द हो। बाँचले न कोनो देता थनमा, ये हो कैसे बाँचबे मनमा। ये इन्होंने जो लॉकडाउन के दौरान दुर्दशा हुई गरीबों की, उस पर उन्होंने एक गीत लिखा था, वो खोरठा में था। एक पंच परगनिया भाषा बोली है, उसका ये लोकगीत है और ये प्रसिद्ध है वहाँ की भूटन देवी पंचकर्गना क्षेत्र की, ये वहाँ की कोकिला मानी जाती है, प्रसिद्ध है। ये सुनते हैं, इसे थोड़ा पूरा सखी संग रूप जलो दांग दर दर हमारी का पीछे अंग दर दर केना जे चाहलाम रूप जलो दांग दर दर हमारी का पीछे अंग सखी संग केहन गेला मजल के सखी संग ओ केन जे चाहलाम रूप जलो दंग दर दर हमारी का पीछे अंग दर दर। एक सवाल यहाँ से आता है कि जब हम ये लोकगीत सुनते हैं और जब इनसे हम बात करते हैं हर्षद जी, तो ये अपनी बातचीत खड़ी बोली अपनी वैसी भाषा में करते हैं जो सबको समझ में आए। अगर ये वीडियो भी बना रहे हैं तो बातचीत हिंदी में करते हैं जो सबके समझ में आते हैं, लेकिन ये नाचते और गाते बोली की थापों पर ही हैं अपनी। तो ऐसा क्यों, मतलब कम्युनिकेशन की भाषा इनकी हिंदी है जो सबके समझ में आती है, लेकिन नाचने और गाने की भाषा ये अपनी बोली को सुरक्षित भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो भी हमारे मनोभाव हैं, जैसे गुस्सा है और प्रेम है या भय है, इनकी सबकी अभिव्यक्ति जो है वो अपनी मातृभाषा में ही होती है। जैसे एक छोटा सा किस्सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सुनाऊं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति आया जो 6-7 भाषाएं पूरे प्रवाह के साथ बोल रहा था। उसने ये चैलेंज रखा कि कोई ये बता दे कि मेरी मातृभाषा इसमें से कौन सी है, और वो 6, 7, 8, 10 भाषाएं लगातार बोल रहा था, जिस भी भाषा में। तो सब चकित रह गए। तो तेनालीराम को सौंपा गया जिम्मेदारी इसकी कि सौंपी गई कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसको अतिथि गृह में ठहरा दीजिए, बस इसके ऐसी जगह ठहराइएगा जिसमें अंदर से बंद करने के लिए दरवाजे में कुंडी ना। फिर उसको जब वो सो गया तो आधी रात को ये गर्म पानी लेकर गए और उसके पैरों पर उलट दिया। वो बड़ी तेज चिल्लाया। उसके बाद फिर ये लौट के आया दूसरे दिन और बता दिया कि इसकी भाषा फला है। तो वो भी मान गया कि हाँ, लेकिन आप कैसे जाना? उन्होंने कहा कि आदमी जब क्रोध में होता है या आदमी बहुत भय में होता है तो अपनी मातृभाषा में बात करता है। तो जो अपने हृदय के भाव हैं, जब वो अभिव्यक्त करते हैं तो वो अपनी बोली में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जब उनको चीजें कम्युनिकेट करनी होती हैं तो वो उनको पता है कि आप अपनी मानक भाषा में करेंगे तो वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकेगी। आप जैसे भोजपुरी में आप देखिए कि जो फिल्में बनती हैं या बहुत सारे सीरियल्स हैं, उसमें भोजपुरी टच दे दिया जाता है या दूसरी बोली का, तो वो बड़ी साफ सुथरी और मांझी हुई भाषा होती है कि जिसमें लोग उस चीज को समझ सकें। ओरिजिनल भोजपुरी अगर कोई बोलने लगे तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। कहल चल जाइल और वो करके ऐसा बोलते हैं, इतनी फ्लो में बोलते हैं कि वो समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वही चीज जब फिल्मों में आती है तो वो आप देखिए कि उसको बड़ा मॉडरेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं कि जो कम्युनिकेट हो जाए और उसमें बोली का वो भाव भी बना रह जाए।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन के लिए कि ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि बात करने वाला उस बोली का व्यक्ति नहीं है, तो वो भी हमारी बात को समझ जाए, इस वजह से वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं या अपनी बोली में ऐसे शब्दों को ज्यादा डालते हैं कि वो समझ सके। लेकिन जब वो अपने भाव में मस्त होते हैं, नाचना गाना और इन सारी चीजों को, तो वो अपनी मूल वो बोली में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, ये मुझे लगता है। और दीक्षित सर, जी हाँ, एक सवाल आपसे करते हैं कि जी, अगर एक गलत अभ्यास शुरू होते ही जी, हम बोलने में कुछ भी का उच्चारण गलत करने लगते हैं, हाँ, तो उसकी टोक ना की जाए तो भाषा गिरगिटी स्वभाव की हो जाती है। जरूर। तो एक गलत अभ्यास परंपरा बन जाता है और वह इंग्लिश रूप लेते देर नहीं लगाता। भाषा का बदलना कितना अनुचित है? देखिए, सभ्य समाज के लिए भाषा एक माध्यम है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, और भाषा जितनी सशक्त होगी, जितने व्याकरण सम्मत होगी, वो उसकी बात दूर तक जाएगी और भाषा में संप्रेषणीयता, जो आप कहना चाहते हैं वो दूसरे के समझ में आ जाए और दूसरा प्रभावित हो जाए। ये जो गुण लाने के लिए हमें उच्चारण को ठीक करना पड़े। अब इसके लिए ये आपने बिल्कुल कहा कि जिस समय गलती हो उस समय उसको टोका जाए, उसको रोका जाए, और अगर उसके बाद भी कोई करता है तो भाषा को शुद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति उसको जब तक बताएगा नहीं। एक मैंने गीत पढ़ा था, उसमें कवि कहता है कि जिसके शब्द शब्द में उसका मन रमाना हो, ऐसे शब्द कहने वाले को कभी क्षमा ना हो। आपको अगर उसका उच्चारण मालूम है और आप गलत बोलते हैं तो क्षमा नहीं करना चाहिए उसको। तो अगर हम ये अपना लें तो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन उच्चारण दोष खत्म करने के लिए मेरे पास एक पुस्तक है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो वाला जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा है कि 200 से अधिक दोष हैं, वो हर एक की भाषा में होते हैं, हर एक की बोलने में होते हैं, और उनको कम तो किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं खत्म किया जा सकता। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उच्चारण दोष से ग्रसित ना हो। उसका तरीका ये है, मैंने जो अनुभव किया है कि 12 खड़ी हम लोग करने, जो नए बच्चे हैं भूल गए हैं। का को तो हम उच्चारित कर लेते हैं, लेकिन कक्का किक्की कुक्कू के कोको कंका, इसको हम जो 12 खड़ी है इसको भूल गए हैं। का से लगाकर ज्ञा तक की 12 खड़ी, और आगे और पीछे दोनों से काका किक्की कुक्कू कोको कंका कंका का उल्टा भी पढ़ना सीख लें, या दूसरा की मात्रा की खी गी, इस तरह बी से फोड़कर सीखना सीख लें। और अगर इस तरह का बच्चा उसको अभ्यास कराया जाए तो उच्चारण दोष कम से कम हो जाएगा। बहुत से उच्चारण दोष, जैसे कुछ लोग तुतलाते हैं, कुछ लोग फुफलाते हैं, शिक्षक जी वहां पे आ गए थे, कुछ लोग टर्राते हैं, टी टांड आए थे, तो तुतलाहट बौखलाहट। अच्छा, कुछ लोग बौखलाहट हैं, धीमे से बोलना शुरू करेंगे, फिर इनकी स्पीड इतनी आ जाएगी कि आधे शब्द खा जाएंगे। तुतलाहट, हकलाहट, फुफलाहट, टकलाहट, बौखलाहट, और ये शब्द दूर किए जा सकते हैं उच्चारण दोष से। हम कुछ 1-2 प्रस्तुतियां और बची, वो सुनते हैं, फिर एक आखिरी सवाल पंच परगनिया का एक छोटा सा एक झलक इनकी भी देखते हैं, भादरिया गीत। सुनगो ना गरी तो देर राजार गुण जाना मंदे गो, सुनगो ना गरी तो देर राजार गुण जाना मंदे गो, নন্দেরি বালা কালা ব্রজে রাখালে রাজা ছিল গো মথুরাতে, এখন রাজা হইল গো মথুরাতে। एक और है कुड़माली पंच परगनिया कुड़माली लोकगीत। कुमायूनी गीत एक सुनते हैं।
हमने शुरू में सुना भी है। और आखिर में ये अम्मा का एक गीत सुनते हैं। ये हुआ के बाली पाके अम्मा गुजर गईले, बेरहा है। खेतवा में झूमे ना रहरिया है, कितियवा भइले गुलरी के फूल, खेतवा में झूमे ना रहरिया है। उच्चारण स्पष्ट है, संगीत प्रभावी नहीं। हमने ये गीत सुने और आखिर में जो बेरहा था वो अम्मा का, तो बहुत सारे जो गीत हैं वो संगीत में दब जाते हैं, उनके बोल सारे वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाते हैं तो बोल दब जाते हैं। बहुत सारे कुशल होते हैं उसमें कि बोल भी सुनाई देते हैं और संगीत भी। तो ये सभी 18 बोलियों की हमने यहाँ जो प्रस्तुतियाँ की वो हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियां हैं सभी, तो उन पर आधारित ही हमने कोशिश किए सवाल रखने के। और आखिर में तस्नीम जी हमारे साथ हैं जो लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन से हैं, तस्नीम कौसर जी, जिनका हमने गीत भी सुना था भोजपुरी में। तो सबसे पहले आप सभी पैनलिस्ट को जो है मेरा नमस्कार और आदाब। और जैसा कि अरशद सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली और उन्होंने उर्दू से भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारे शब्द उच्चारण कहाँ से किस तरीके से निकलते हैं, वो कंठ से निकलते हैं, दंत से निकलते हैं, या तलब से निकलते हैं, या ओष्ठ से निकलते हैं। तो एक सवाल दीक्षित सर भी जो है अभी इसके पहले जस्ट जब अभी हम बातचीत कर रहे थे एक वीडियो देखा और उस पर सर ने एक बातचीत की थी कि 12 खड़ी जो हमारे शब्दों का जो उच्चारण है, 12 खड़ी का कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल होता है कि जब हम किसी चीज को बोल रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे उच्चारण को बहुत मदद कर रहे होते हैं। लेकिन अभी मैं प्राइमरी लेवल पे काम कर रहा हूँ, बच्चों के साथ 12-13 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो सर से थोड़ा सा मैं उनके अनुभवों को लेना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि जो हम प्राइमरी के बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो उस दौरान कब हम ये बच्चों को सिखाएं कि 12 खड़ी की सिखाने की जरूरत क्या हम पहली कक्षा से ही बच्चों को सिखाएं, या आने वाले हम कुछ जब बच्चों को वर्ण कुछ मात्राएं सिखा दें उसके बाद हम फोकस करें? क्योंकि हम अभी जो फोकस कर रहे हैं सर 2 मिनट। हाँ, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं तो हम अभी ये देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में हमने जिस तरीके से सीखा था, हमारा जो ट्रेडिशन था कि हम पहले पूरी वर्णमाला को सीखते थे, फिर उसके बाद हम 12 खड़ी सीखते थे, फिर बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे करके आप सभी जैसे शिक्षाविद हैं जिन पर काम किया है, भाषा को लेकर काम किया है, तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइजेशन हुए, बहुत बदलाव हुए। तो बच्चों को उन्होंने क्या किया कि पहले हम क्या करेंगे, कुछ वर्ण और मात्राएं शुरुआत में ही सिखा दें ताकि वो जल्दी से जल्दी शब्दों को बनाना शुरू कर दें। और जब शब्दों को बनाना शुरू कर देंगे तो उनके शायद उच्चारण भी बेहतर तरीके से होंगे, वो कहाँ से निकल रहे हैं, किस तरीके से निकल रहे हैं, शिक्षक उनको बताते हैं। तो सर से मैं वही जानना चाहूंगा कि क्या हमको शुरुआत में ही 12 खड़ी सिखाने की जरूरत है या कब, कौन सी ऐसी एज में, कौन सी कक्षा में? ये सर आपने बहुत बढ़िया बात कही। मेरा विचार ये है कि जब बच्चे को पूरे वर्णमाला पूरी आ जाए, का से ज्ञा तक आ जाए,
और वो अर्धाक्षर लिखने लगे, शब्द मिलाकर लिखने लगे। इसके बाद उसको 12 खड़ी का प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन का जब अच्छी तरह मक्स हो जाएगा तब वो 12 खड़ी अच्छी तरह बोल पाएगा, वरना अदरवाइज वो रट तो लेगा लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा जी। 12 खड़ी कक्षा 3 या 4 में उसको 12 खड़ी अलग आना है, वो केवल लय से पढ़े नहीं, उसको उल्टा भी कर सके। और या आप कहें कि पूरे वर्णमाला में 6 का तुम करो, तो के, खे, गे इस तरह वो कर ले। अच्छा। अगर वो कर ले रहा है तो उच्चारण में कहीं पर भी उसको रुकेगा नहीं, वो उसकी जबान इस तरह पलटने लगेगी कि हर अक्षर पर मात्रा लगाने का वो सक्षम हो जाएगा। लेकिन वो शुरू में तो बनाना नहीं, पहले तो वो शब्द पढ़ ले, फिर बिना मात्रा के शब्द पढ़ ले, फिर अर्धाक्षर पढ़ ले, फिर उसको सिखाना ठीक। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बच्चा जो भी शब्द सीख रहा है या जो शब्दांश सीख रहा है, उसके साथ जो आपने एक बात कही है कि वो बच्चा खेल सके उससे, उन शब्दों से, जैसे कि उलट पुलट सके उसको। जब वो उस चीज को कर रहा होता है तो शायद उसमें भाषा को सीखने के लिए एक अलग ही उसको आत्मविश्वास मिल रहा होता है। उस दौरान वो देख रहा होता है कि कैसे मैं अलग अलग तरीके से इसकी उच्चारण कर सकता हूँ। बिल्कुल सही सर। एक मैं जरा इसमें 1-2 लाइन का कथा बताऊंगा। जब मैं कक्षा 5 में था तो हमारे मुंशी गिरधारी लाल जी हमें हिंदी पढ़ाते थे और वो कुछ पहेलियां जनाते थे, और उस पहेलियों में जैसे एक पहेली मुझे याद है, उन्होंने कहा कि ला कहे लागत नहीं और बरजत लागत धाय। वो बताओ कि जो ला कहने से लगता नहीं, जब आप ला कहते हैं तो वो लगता नहीं है, और बरजत लागत, जब बरजत वर्जना करते हैं तो दौड़ के लग जाता है, क्या चीज है? तो वो होठ थे। आप ला कहिए तो ला में होठ मिलते नहीं है, ला कहे लागत नहीं। और जब बरजत कहते हैं, बरजत मतलब जो रोकना है, तब वो दौड़ के लग जाते हैं, तो ये होठ हैं। हम इस प्रकार की पहेलियां, इस प्रकार के खेल जब बच्चों को शब्दों से सिखाएंगे और वो कौन से अंग से उच्चारित हो रहा है ये बताएंगे, तब बच्चे इस पर रुचि लेंगे और अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तो ये आप शिक्षाविद हैं, आप प्रायोगिक में हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और एक बता दूं, उर्दू का उच्चारण जो है वो बहुत अच्छा, जिसको निखालिस टकसाली उर्दू कहते हैं, टकसाली हिंदी कहते हैं, वो उर्दू में लताफत उसी में आती है, वो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आज की चर्चा बहुत सुंदर रही, गीतों के ने उसमें रंग भरा, और सभी का धन्यवाद।